नमस्कार, आप डीडी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात के 10 बजने के मायने हैं दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि आपका दमदार, आपका पसंदीदा टेलीविजन शो टीवी डिबेट 2 कब से रात 10 बजे टेलीकास्ट हो रहा है। तो हमारा समय जो है, बदला हुआ समय जरूर नोट कर लीजिए और लगातार 10 बजे हमारे साथ मिलते रहिए। लेकिन एक बात और कहूंगा, ये बात आपको बार बार याद दिला रहा हूं, वक्त बदला है, हमारा समय बदला है, लेकिन हमारे तेवर नहीं बदले हैं। तेवर वही है और उन्हीं तेवरों के साथ आज भी 2 को शुरू कर रहे हैं। राहुल गांधी के पास अब 6 दिन बचे हैं। जी हां, राहुल गांधी के पास अब 6 दिन बचे हैं। ये 6 दिन का अल्टीमेटम उनके सामने है। राहुल गांधी को कल मुख्य चुनाव आयुक्त ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह चुनौती दी थी और कहा था कि 7 दिन के अंदर, जी हां 7 दिन के अंदर, या तो हलफनामा दें, शपथ पत्र दें। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग को चुनाव आयोग पर जो भी आरोप लगाए थे उनके संबंध में या तो शपथ पत्र दें, वरना उनके झूठे आरोप जो हैं वो देश के सामने बेनकाब हो जाएंगे। हालांकि चुनाव आयुक्तों ने किसी का नाम तो नहीं लिया था, राहुल गांधी का नाम नहीं लिया था, लेकिन इशारा साफ तौर पर था। और राहुल गांधी को जो 7 दिन का वक्त दिया गया था, उस 7 दिन में 1 दिन बीत गया है। अब राहुल गांधी के पास 6 दिन और बचे हैं और यूं कह सकते हैं कि राहुल गांधी को अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करने के लिए उनके पास 6 दिन और बचे हैं कि क्या उन्होंने जो आरोप लगाए थे वो सच हैं। लेकिन राहुल गांधी को क्रेडिबिलिटी से भला क्या मतलब है, क्योंकि राहुल गांधी ने तो आज भी, जी हां आज भी, बिहार पहुंचकर तीनों चुनाव आयुक्तों को धमकी दी है। और जब क्रेडिबिलिटी की बात आती है तो दरअसल इस वक्त देश में पूरा खेल जो है क्रेडिबिलिटी का ही चल रहा है। राहुल गांधी और पूरा विपक्ष चाहता है कि भारत के चुनाव आयोग की जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो विश्वसनीयता है, उसको खत्म कर दिया जाए, उसको धूल धूसरित कर दिया जाए। क्योंकि चुनाव में आप मोदी को हरा नहीं पा रहे हैं। जब हरा नहीं पा रहे हैं तो पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी राहुल गांधी से सवाल होते हैं। लोग पूछते हैं कि आखिर राहुल गांधी जो है जीतना कब शुरू करेंगे। तो अगर आप जीत नहीं पा रहे हैं तो फिर आप अंपायर पर ही उंगली उठा दो। और ये बचपन का फॉर्मूला है। आप सब ने बचपन में गली मोहल्लों में गुल्ली डंडा खेला हो, कंचे खेले हो या क्रिकेट खेले हो, यह फॉर्मूला हर रोंदू बच्चा अपनाता है। जब वो हार जाता है तो वो अंपायर पर उंगली उठाता है और कहता है कि पूरा खेल जो है खराब, क्योंकि अंपायर जो है गलत था। और इसी तरह से चुनाव आयुक्तों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने की, सवाल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। आज 2 में हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि कल भारत के जो तीनों चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 दिन का वक्त दिया और चुनाव आयोग ने कल बड़ा प्रहार भी किया। तो आज का मेरा 2 ईसी का प्रहार, क्या झूठ हुआ तार तार। जी हां, ईसी का प्रहार, क्या झूठ हुआ तार तार। और सवाल 7 दिन का भी है कि वो 7 दिन राहुल गांधी के पास, वो 7 दिन हैं, इनमें से 1 दिन जा चुका है। तो वो 7 दिन, जो 7 दिन की अल्टीमेटम दी थी, इसी का प्रहार, झूठ तार तार। 2 में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और इससे पहले आगे बढ़े, इस खबर की धार को समझ लेते हैं। इस खबर में क्या धार है उसको समझना जरूरी है। तो आज की खबर में को खबरधार में समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये पूरी खबर क्या है, खबरधार में समझिए। खबरधार में सबसे पहली बिंदु ये समझिए कि भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष की मुहिम आज भी जारी रही। आज भी लगातार विपक्ष की मुहिम जो है वो जारी है। भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था, ये मत भूलिए, भारत का चुनाव एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग का गठन हुआ है। 324 संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत। लेकिन आजादी के बाद पहली बार संवैधानिक संस्था के खिलाफ ऐसा जहरीला मुहिम चलाई जा रही है, ऐसा जहरीला अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को आयोग की जवाबी पीसी के बाद विपक्ष आज और हमलावर हुआ और हमलावर दिखा। और विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष की तरफ से पूरे विपक्ष ने आज चुनाव आयोग के खिलाफ एक सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किस किस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए वो मैं आपको इस कार्यक्रम में बताऊंगा। पूरे विपक्ष ने आज चुनाव आयोग के खिलाफ सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उधर बिहार में राहुल गांधी ने फिर से तीनों चुनाव आयुक्तों को धमकी दी है।
तीनों चुनाव आयुक्तों को धमकी दी है। कांग्रेस मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग चलाने की भी धमकी दे रही है। आज कांग्रेस के कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हम महाअभियोग लाने पर भी विचार कर सकते हैं। हालांकि ये सब होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है, लेकिन ये सब शब्दों के बाण चढ़ाकर दरअसल चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर, उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाने और उसकी क्रेडिबिलिटी को धूल धूसरित करने की कोशिश की जा रही है। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले अपने मेहमानों से परिचय करवाकर आज की डिबेट को आगे बढ़ाऊं। इस पूरे मसले पर चुनाव आयुक्त को भी सुनिए और साथ साथ विपक्ष को भी सुनिए, क्योंकि फैसला आपको करना है। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। ये वोट चोरी कर रहे हैं। अभी कर्नाटक में हमने पता लगाया है, कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में 1 लाख वोट इन्होंने गायब कर दिए एक असेंबली से। महाराष्ट्र में इलेक्शन चोरी कर लिया है। यहाँ पे आपके वोट इसलिए काट रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्शन चोरी करने की सोच रही है। जब बिहार के 7 करोड़ से भी अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं तो न तो चुनाव आयोग की साख पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है और न ही मतदाताओं की साख पर। कानून के अनुसार अगर समय रहते त्रुटियां साझा न की जाए, मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। हमारी मांग केवल इतनी है कि एक तो जाति के आधार पर बीएलओ मत लगाइए, जाति के आधार पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर मत बनाइए। अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है अधिकारी तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा। चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों को, उनके द्वारा नामित बूथ लेवल एजेंट्स को, नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को, स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को आह्वान करता है कि आने वाले 15 दिनों में जो भी प्रारूप मतदाता सूची उनको दी गई है उसमें अगर कोई भी त्रुटि हो तो उसको प्रिस्क्राइब फॉर्म के तहत जमा करें। चुनाव आयोग के दरवाजे हमेशा सबके लिए समान रूप से खुले हुए हैं। चुनाव आयोग ऐसे कुछ अफसरों के कमान में हैं जो निष्पक्ष नहीं, साफ साफ एक पक्ष लेते हैं और इसीलिए उनको लगता है कि बड़ी बड़ी बातों करके वो राजनीतिक दलों को डराएंगे। इस देश के रिसोर्स पर पहला अधिकार किसी का है तो वो हिंदुस्तान के नागरिक का है। इस देश के रिसोर्स पर किसी घुसपैठिए का अधिकार नहीं है। इलेक्शन कमीशन का अधिकार है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल राइट के माध्यम से और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान दिया है उसके माध्यम से कि वो इलेक्टरल रोल इलेक्शन के लिए तैयार कर सकती है, यह उसका अधिकार है। तो चलिए, आपने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को भी सुना और साथ साथ विपक्ष के आरोप भी सुने, बीजेपी का पलटवार भी सुना और इसी को लेकर आज की डिबेट, आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चुनाव आयोग का प्रहार, क्या झूठ हुआ तार तार। मेरे साथ आज की डिबेट में 4 मेहमान जो हैं वो जुड़ रहे हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ रोहन गुप्ता, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, रोहन गुप्ता जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं तहसीन पूनावाला जी। मेरे साथ राजकुमार रंजन जी जुड़े हैं, आरजेडी के वो प्रवक्ता हैं राजकुमार रंजन जी। और मेरे साथ स्टूडियो में सौरभ दुबे जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अब चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं इससे पहले कि आप दोनों रोहन गुप्ता जी और तहसीन पूनावाला जी को आमने सामने लाऊं, आज की डिबेट शुरू करूं,
मैं सिर्फ एक बानगी दिखाना चाहता हूं। मुझे लगता है आज की डिबेट शुरू होने से पहले वो भी आपको देखना ज़रूरी है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो तो आपने सुना होगा, लेकिन किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए, वो भी आपको सुनना चाहिए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, उनका नाम ज्ञानेश कुमार है, लेकिन उनके नाम को जबरदस्ती, जबरन उनके नाम को ज्ञानेश कुमार गुप्ता कहकर पवन खेड़ा, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, बार बार उनको गुप्ता जी, जैसे इस देश में गुप्ता होना कोई अपराध है, और वो गुप्ता अगर हैं लेकिन अपने नाम के साथ नहीं लगाते हैं तो क्या उनको ज़रूरी है, जबरन है कि पवन खेड़ा चाहेंगे तो अपना नाम उनके लिए बदल लें और अपनी जात को दिखाएं। वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो आशुतोष नहीं है कि जब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे तब तक आशुतोष कह लेंगे, जैसे चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद आशुतोष गुप्ता हो जाएंगे। वो चुनाव आयुक्त हैं देश के, कोई नेता नहीं है कि उनको अपने नाम के आगे अपना ठप्पा लगाना पड़े। लेकिन उनके लिए भाषा किस तरह की इस्तेमाल की जा रही है वो भी सुनिए, आपको सुनाता हूं। और साथ साथ ये भी आपको बता रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं डिबेट शुरू करूंगा, लेकिन ये भी बता रहा हूं 18 दिन हो चुके हैं, ये 18वें दिन का मेरे पास हिसाब किताब है। मुख्य चुनाव आयुक्त को भी सुनिएगा, 18 दिन हो चुके हैं, पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से एक भी अब तक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। 65,000 बूथ लेवल एजेंट हैं विपक्ष के, उनकी तरफ से। तो जरा सुनाइए किस तरह की भाषा का, और चुनाव आयुक्त ने क्या कहा था कि बीएलए क्या कर रहे हैं, सवाल उन्होंने भी उठाया था। सुनिए, संजय सिंह को सुनिए किस तरह की भाषा का भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, सुनाइए जरा। कल चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी की बात को सुन के लगा कि उनका नाम दरअसल अज्ञानेश कुमार होना चाहिए। अज्ञानता की बातें की उन्होंने। या तो वो मूर्ख हैं या जानबूझ के मूर्ख बन रहे हैं, या वो हम लोगों को मूर्ख समझते हैं। जमीनी स्तर पर सभी मतदाता, सभी राजनीतिक दल और सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स मिलकर एक पारदर्शी तरीके से कार्य कर रहे हैं, सत्यापित भी कर रहे हैं, हस्ताक्षर भी कर रहे हैं और वीडियो टेस्टिमोनियल्स भी दे रहे हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित बीएलएस के ये सत्यापित दस्तावेज, टेस्टिमोनियल्स, उनकी आवाज उनके स्वयं के राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक या तो पहुंच नहीं पा रही है, और या फिर जमीनी सच को नजरअंदाज करते हुए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। चलिए डिबेट को शुरू करते हैं। भाषा आपने सुना, ज्ञानेश कुमार उनका नाम, संजय सिंह तय करेंगे भारत के चुनाव आयुक्त, जिनका नाम उनके माता पिताजी ने दिया होगा बहुत अभिमान के साथ। अब संजय सिंह तय करेंगे कि उनका नाम क्या होना चाहिए। संजय सिंह बताएंगे कि वो मूर्ख हैं। ये स्थिति है आज। ये हेट कैंपेन जो चलाया जा रहा है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ एक हेट कैंपेन चलाया जा रहा है, और आजादी के बाद आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, इस तरह का हेट कैंपेन भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं चला होगा। बहरहाल तहसीन जी और रोहन गुप्ता जी को आमने सामने लाइए। तहसीन जी के साथ मैं आज की डिबेट को शुरू करूंगा। तहसीन जी, चुनाव आयोग ने कई सारे सवालों के जवाब दिए, उसके बावजूद इस तरह का हिट कैंपेन कि हमारी सरकार आएगी, हम तीनों आयुक्तों को हटा देंगे, वो मूर्ख हैं, ये हैं, वो हैं, अज्ञानेश है, ये हिट कैंपेन क्यों, इतनी नफरत क्यों? सबसे पहले तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिल रहा है अशोक जी, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप इन शब्दों की बात करें जो माननीय इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में प्रयोग हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में मैं कुछ स्टेटमेंट्स का जिक्र करता हूँ। मई 5, 2014 को माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं इलेक्शन कमीशन एक न्यूट्रल अंपायर होना चाहिए, लेकिन बार बार चुनाव में रिगिंग हो रही है। हमने पहले भी चेतावनी दी थी और हम चेतावनी दे रहे हैं कि आपको शांतिपूर्वक तरीके से न्यूट्रल इलेक्शन होना चाहिए। मई 8 को नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इलेक्शन कमीशन एक न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन नहीं है और इसलिए हमारे कार्यकर्ता सत्याग्रह पे उतरेंगे। मैं अगस्त 20, 2002 को नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूं कि वर्तमान इलेक्शन कमिश्नर उस वक्त के सोनिया जी को कहां मिलते हैं। मुझे बताया गया है कि चर्च में मिलते हैं और वो वेटिकन से ऑर्डर देते। मैं अगस्त 24, 2002 को उसी साल में अटल बिहारी वाजपेयी जी स्टेटमेंट का खंडन करते हुए कहते हैं नरेंद्र मोदी जी को इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
अगर एक स्टेटमेंट जो इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछते गलत है और मैं उससे इत्तेफाक करता हूं, तो क्या नरेंद्र मोदी जी के इन स्टेटमेंट्स को रोहन भाई कैटेगोरिकली बिना इफ और बट के क्रिटिसाइज करेंगे? दूसरी बात पे मैं आता हूं, मैं कल इलेक्शन कमीशन की बात सुन रहा था, पहले मैं रेडियो पे सुन रहा था, फिर मैं टीवी पे देखा। रेडियो पे मुझे लगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी स्टेटमेंट दे रही, फिर मुझे समझ में आया बीजेपी के इलेक्शन कमिश्नर। जो आरोप माननीय विपक्ष के नेता ने लगाए, वही आरोप माननीय अनुराग ठाकुर जी ने बताए, उनको क्यों एफिडेविट नहीं? अच्छा, एफिडेविट का खेल खेलते सेक्शन 20 सब सेक्शन 3B के तहत ये एफिडेविट चाहते कि राहुल गांधी जी फाइल करें। ये तो एफिडेविट के, ये तो रूल कहता है कि 1 महीने जब इलेक्टोरल रोल बना था उसके 1 महीने के भीतर आपको कंप्लेंट फाइल करनी है। तो वैसे ही सेक्शन गलत है, तो कौन से सेक्शन के नीचे फाइल करें? और तीसरी बात, बीजेपी के और हमारे गृह मंत्री भी कहते हैं कि घुसपैठिए आकर हमारे देश के अंदर वोट करें। मैं तो उनकी बात को बहुत गंभीरता से लेता हूं। तो क्या ये घुसपैठिए 2024 के इलेक्शन में वोट किया? अगर किए तो आप रिजाइन करो, और 2024 के इलेक्शन में वोट नहीं किया, 2024 के बाद आए तो गृह मंत्री साहब रिजाइन करें। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इलेक्शन कमिश्नर बोलता क्या चाहते हैं। 2 मिनट के बाद में अगले स्टेटमेंट में और उनको एक्सपोज करूं। ओके, रोहन जी बोल रहे, तो मैं आपके कुछ बिंदु मैंने लिखे, मैं उन पर भी आपसे काउंटर क्वेश्चन करूंगा। लेकिन पहले रोहन जी, आपने तहसीन जी को सुन लिया, उन्होंने कई बिंदु उठाए। मैं चाहूंगा 2 मिनट आपके, और आप तहसीन जी ने जो बिंदु उठाए, जो कांग्रेस उठा रही है तमाम बातों का 2 मिनट में आप बोलें। ऐसा अशोक जी, कांग्रेस पार्टी उनके दरबारियों को सिर्फ ये गुप्ता नहीं, सारे गुप्ता से नफरत है जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, और मैं भी उसमें से मुद्दा यहाँ पे, मैं दरबारियों के हम भी शिकार हुए हैं, उनको मतलब नहीं, और ये बेचारे तहसील में बाहर से एकलव्य की तरह सेवा करे, एक दिन उनका भी अंगूठा कटने वाला है। मैं आज बोल के जा रहा हूं। देखिए अशोक जी, मुद्दा यहाँ पे जब आप संवैधानिक संस्था के ऊपर वार करते हैं, आपके पास ठोस सबूत होना बहुत जरूरी है। आज जिस प्रकार से चुनाव आयोग की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो भी आक्षेप किए गए, पॉइंट वार, बिंदुवार उसके जवाब दिए, और यह भी कहा गया कि एक होना के भी जो वोटर लिस्ट है उसके अंदर गलतियां हो सकती है, चुनाव आयोग ने कहा। और इसीलिए कहा कि 20 साल पहले हमारे पास वो तकनीक नहीं थी। हम चाहते हैं कि आज हमारे पास अपनी तो ये SIR करके जो भी 20 साल की गलतियां हैं उसको हम सुधारें, उसमें तो कुछ गलत नहीं है। पर वोटर लिस्ट में गलतियां होने से वोट चोरी करके चुनाव आयोग पे आक्षेप लगाना, उसके लिए आपके पास सबूत होना बहुत जरूरी है। कौन सा सबूत हुआ? महाराष्ट्र चुनाव में अशोक जी, आपके वहां मेरी 3 डिबेट हुई। महाराष्ट्र चुनाव के बाद में जो कांग्रेस पार्टी ने जितने भी आक्षेप किए, चुनाव आयोग ने रिटर्न में दिसंबर 24, 2024 को रिटर्न में जवाब दिया। आज तक कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र CST के पास उसके बाद कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं किया। क्या मान ले कि उस बात का वहां पे खत्म हो गया? फिर आप क्यों चुनावी राजनीति कर रहे हैं? अनुराग ठाकुर की बात की तहसीन भाई ने, मैं जवाब दे दूं। कल कहा ग्रेडेड रिस्पांस की बात की, अनुराग ठाकुर ने कहीं पे भी चुनाव आयोग पे वोट चोरी का आरोप नहीं लगाया। उन्होंने ये कहा कि वोटर लिस्ट में गलती हो सकती है। अगर आप चुनाव आयोग पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जो संवैधानिक संस्था है, और अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर नहीं है, तो आपके पास सिर्फ एक प्रावधान है, क्या ओथ लेके, सबूत लेके चुनाव आयोग के पास जाइए, फिर चुनाव आयोग जो है नोटिस देके उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा। और दूसरा एक अशोक जी, यहाँ पे देश में एक बन गया है कि अगर नेता प्रतिपक्ष को कुछ कहा जाए, मुझे संसद में नहीं बोलना दिया जा रहा है, मुझे हर जगह रूल्स है। अमित शाह जी ने कहा था कि आपको कोई विशेषाधिकार नहीं है, अगर आप संसद में हैं, रूल के तहत आपको समय मिलता है। वापस कांग्रेस पार्टी चुप हो गई। यहां पे भी रूल का हवाला देके कहा, और अगर रूल गलत है तो जाए कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में। आपको लगता है कि कल चुनाव आयोग ने गलत बोला? तो अशोक भी मुद्दा ये है, तहसीन भाई बेचारे कांग्रेस के बाहर रह के सेवा कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है, जरा अंदर झांक के पूछ लीजिए कि SIR के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है कि SI के खिलाफ है? एक स्टेट में साथ में खड़ी है, रोहन जी ने सवाल, सर आपके 2 मिनट हुए, लेकिन आपने सवाल पूछा तो मैं तहसीन भाई को रिस्पॉन्ड करने का मौका देता हूं, SIR के पक्ष में, SIR के विरोध में, जल्दी 30 सेकंड में, फिर मैं आपके बिंदुओं पर आऊंगा। 100% SIR के पक्ष में, लेकिन SIR की प्रक्रिया बिल्कुल संवैधानिक और ठीक से होनी चाहिए। मैं इसको बता दूं, माननीय इलेक्शन कमिश्नर कल अपने प्रेस ब्रीफिंग में कहते कितने पीयूष है, हमें कैसे पता कितने पीयूष है, कोई भी पीयूष में गलती हो सकती। अरे भाई, सारे पीयूष के पिताजी का नाम सेम नहीं, एड्रेस सेम नहीं है, सरनेम सेम नहीं। चलो गुप्ता सरनेम पसंद नहीं है, मैं समझ गया, रोहन भाई बैठे, बट बाकी सारे पीयूष के तो सरनेम सेम नहीं है ना भाई। तो ये कौन सा वाला भी पसंद नहीं है? प्रेस कॉन्फ्रेंस था ये, कैसे आप पहचाने कितना पीयूष? अच्छा, दूसरा एक SIR की बात बताते, हम नाम नहीं डालेंगे और कोई कंप्लेन नहीं आता। आप नाम नहीं डालोगे, आपने बताया दिया कि कोई फलाना व्यक्ति, पीयूष ही पकड़ लो, वो गुजर गए, आप नाम ही नहीं डालोगे तो हमें कौन सा पता कि पीयूष गुजर गए? हम जाके कैसे पता कि भाई ये पीयूष जिंदा है, वो पीयूष गुजर गए? रोहन जी रिस्पॉन्ड कीजिए। नाम मिलना डालना पड़ेगा। रोहन जी रिस्पॉन्ड, ओके रोहन जी रिस्पॉन्ड करिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में निजता के कानून के तहत मशीन रीडेबल
और उसका एक्सेल, दोनों में बहुत फर्क है तहसीन भाई। आप जानते हैं, मैं टेक्नोलॉजी जानता हूं कि मशीन रीडेबल का मतलब होता है कि फोटोग्राफ से लेके सारी निजी जानकारी को देना। अगर मशीन रीडेबल है तो आप फोटोग्राफ का दुरुपयोग कर सकते हैं, और अगर आप ओसीआर रीडेबल है तो आप उसका एक्सेल बना के आप सर्च कर सकते हैं। आप चुनाव आयोग के पास जाने की जरूरत नहीं, और सालों से होता आ रहा है। नहीं, मैं एसआर की बात कर रहा हूं। पहला चुनाव नहीं है, मैं एसआर वाली की बात कर रहा हूं। के लिए चुनाव आयोग के पास मांगने की जरूरत नहीं है। मैं कैटेगरिकली दावे के साथ ये चीज कह रहा हूं। ऑन द ओथ रोहन भाई, एक सेकंड, आप गलत समझे, मैं एसआर की लिस्ट की बात कर रहा हूं। ओके, सर्चिंग द डेटा। ओके, एक मिनट रुकिएगा तहसीन भाई, रुकिए रोहन भाई, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। तहसीन भाई रुकिए, मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊं उससे मैं पहले मैं तहसीन भाई के कुछ बिंदुओं जो उन्होंने उठाए मैं उस पर जो है अपनी बात रख दूं। और मुझे लगता है कि अगर तहसीन जी, एक तो बात आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा रिगिंग हो रही है और इसमें तो हम सत्याग्रह करेंगे। सर, फर्क होता है। सत्याग्रह करेंगे और हम सत्ता में आएंगे तो चुनाव आयुक्तों को साफ कर देंगे, उनका फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। दोनों में बड़ा फर्क होता है। दोनों, इससे सोच पता चलती है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे, अब जब वो चुनाव लड़ रहे थे प्रधानमंत्री पद के लिए, तब भी उन्होंने सत्याग्रह की बात करी। उन्होंने ये नहीं कहा कि चुनाव हम सत्ता में आएंगे। और दूसरी बात आपने कही, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मुझे लगता था कि पता नहीं, अब मैं कहूंगा तो मेरे से सारे कांग्रेसी नाराज हो जाएंगे, फिर पता नहीं मेरे घर कोई पुलिस ना भेज दे। दरअसल ये बात है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि अटल जी खड़गे जी से और सोनिया जी से बहुत समझदार अटल जी थे। खड़गे जी और सोनिया जी, उनके सामने कुछ नहीं है। थोड़ी सी भी समझ अगर अटल जी से ले लेते खड़गे जी और सोनिया जी, तो जब राहुल गांधी धमकी दे रहे हैं तो फिर जिस तरह से मोदी जी ने कहा था और उसके बाद अटल जी का आपने खुद जिक्र किया, अटल जी ने कहा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अगर थोड़ी सी भी समझ उधार ले लेते खड़गे जी और सोनिया जी, तो या तो सोनिया जी माता जी होने के नाते या खड़गे जी पार्टी अध्यक्ष होने के नाते राहुल गांधी को समझाते कि भाई इस तरह की धमकी भरी भाषा संवैधानिक संस्थाओं के लिए इस्तेमाल नहीं करते, वरना लाल किताब लेकर घूमना जो है वो उल्टा पड़ जाएगा। लेकिन दिक्कत वही है कि अटल जी से सीखते नहीं, मोदी जी से सीखते नहीं। बोलिए सर। नहीं, देखिए, सवाल ये है कि इलेक्शन मैंने गलत कहा, अटल जी की आपने खुद तारीफ करी, तो क्या कांग्रेस में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राहुल गांधी को समझा सके भाई संवैधानिक संस्थाओं को धमकियां नहीं देते? संवैधानिक कोई ऐसा विपक्ष में नेता नहीं है जो संजय सिंह को समझा सके कि चुनाव आयुक्त को मूर्ख कहना, अज्ञानेश कहना गलत है? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसा नहीं था, कोई ऐसा मर्द नहीं बैठा था जो कहने नहीं ऐसी भाषा का हम विरोध करते हैं। अगर आप होते, मैं जानता हूं तहसीन जी, अगर आप होते तो उस पीसी में विरोध करते कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करो। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, इतने सारे नेताओं के बीच कोई ऐसा नेता नहीं था जिसकी हिम्मत हुई इस तरह की भाषा इस्तेमाल मत कीजिए, लड़ाई पर्सनल मत कीजिए, जो मुद्दा मुद्दे पर रहिए। तकलीफ नहीं होती आपको तहसीन जी? अशोक जी, लेकिन तकलीफ इस बात की भी होती है कि जब 65 लाख हमारे बिहारी भाई बहन का लिस्ट लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, और मैं वोटर रीडेबल लिस्ट की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं उस लिस्ट की बात कर रहा हूं जब ये खुद कहते हैं कि हम एक नाम कितनी बार, हम नाम को कैसे आइडेंटिफाई करें और फिर हम लिस्ट में लगा सकते हैं, तो हम कैसे जाके शिकायत करें। दुख इस बात का होता है कि बिहारियों के साथ और भारत के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार होता है। मान लीजिए ये जीरो एड्रेस का भी माननीय इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो लोग हैं इनके पास घर नहीं, रास्ते पे लेते, तो इसका मतलब है कि पीएम आवास योजना फ्लॉप हो गई। अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10,000 लोगों के पास घर नहीं, तो पूरे भारत में 4,000 असेंबली में कितने लोग, कम से कम 4-5 करोड़ लोग हो गए, तो इसका क्या होगा? तो इन सवालों का जब हम भाजपा से जवाब पूछते, अच्छा भाजपा कहती है पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं करेगी कि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, तो फिर टीवी शोज पे क्यों करते? सर पार्लियामेंट में ये चीजें डबल स्टैंडर्ड तो नहीं चलेगी। रोहन जी जवाब दें, उसके बाद मैं राजकुमार रंजन जी के पास जाऊंगा। लेकिन पार्लियामेंट में तो शुभ्रांशु शुक्ला जो भारत के लिए गर्व की अनुभूति लेकर आया, उनके ऊपर भी डिस्कशन विपक्ष नहीं करने देता। अगर शुभ्रांशु शुक्ला को एक बार उनका पीठ थपथपा देता संसद मिल करके तो क्या हो जाता? वो भी नहीं करने चाहिए, वो करना चाहिए। और वो मैं आपके शो पे कहता हूं गलत कर रही हूं, गलत था तो मैं एग्जैक्टली, तो आप कह रहे हैं ना गलत करे, मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूं, मैं भी यही कह रहा हूं। मतलब कम से कम इतना तो एजेंडा चलाने से पहले इतना तो सोच लीजिए, एक भारत का एक व्यक्ति जो है उसको इतनी महान उपलब्धि हासिल की है, कम से कम मिलकर के उसको एक बार शुक्रिया कर दे, उसके बाद अपना नारेबाजी करे, उसके बाद अपना। लेकिन रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं राजकुमार राजन जी के पास जाऊंगा। देखिए अशोक जी, जिनकी राजनीति उस हद तक चली गई हो कि 15 अगस्त को जो हमारे देश का प्रोग्राम है उसको अटेंड नहीं करेंगे, नफरत की भी एक सीमा होती है ना, और ये मजबूरी हो गई अशोक जी कि उनको देश की जनता का मूड समझ में नहीं आता। आज देश की जनता देख रही कि इस मुद्दे पे 5 मिनट कोई भी लॉजिकल डिबेट करे अशोक जी, समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस पार्टी को मालूम नहीं है कि उसका एजेंडा क्या है।
हर रोज गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। अभी इन्होंने कहा तहसीन भाई ने कि नहीं एसआईआर के खिलाफ नहीं है। अरे ये प्रक्रिया पूरी हो गई, उसके बाद 65 लाख वोट है, आपको लगता है एक भी गड़बड़ी है, आप बाहर आक्षेप कर रहे हैं। कल हमने देखा कि राहुल गांधी जी और तेजस्वी लोगों को मिल रहे हैं कि नहीं हमारा नाम कट गया, तो आप जा क्यों नहीं रहे चुनाव आयोग को? बताइए ना, एविडेंस दीजिए कि इनका नाम कट गया। वहां आप जाते नहीं है और अब जो बाकी है इलेक्शन में चुनावी रैली में आप आरोप करें, जनता भी मांगेगी ना, प्रूफ तो चाहिए। आपके पास कौन सा प्रूफ है? मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि एक भी प्रूफ आप बताइए जहां पे आप वोट चोरी प्रूफ करके है। मैं महाराष्ट्र का आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इन्होंने ये कहा कि लास्ट 1 घंटे में 8% से ज्यादा वोटिंग हो गई और इसके कारण हम चुनाव हार गए। चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि अगर 10 घंटे की वोटिंग है, हर घंटे 10% वोटिंग संभव है, तो आप बताइए कि कैसे ये गलत हुआ? चुप हो गए, तो मुंह में दही जम गया। महाराष्ट्र में कहा 40 लाख वोटर बढ़ गए, चुनाव आयोग ने पूरा आंकड़े का हवाला दिया कि 4 चुनाव में उससे ज्यादा हुआ, वापस चुप हो गए। देखिए अशोक जी, आज आप संवैधानिक संस्था पे जब आप बात करते हैं, आपकी सीरियसनेस होनी चाहिए, एविडेंस के साथ जाना चाहिए। सिर्फ चुनाव जो वोटर लिस्ट में कई गलतियों से आप ये कहेंगे कि हमारा जो चुनाव चोरी हो गया, देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करती। ओके, मैं राजीव जी के मैं राजकुमार जी के पास जा रहा हूं। राजकुमार जी, माफी चाहता हूं, मैंने आपका राजकुमार रंजन पहले शुरू में परिचय कराया, लेकिन अभी मुझे जानकारी है आपका पूरा नाम राजकुमार राजन है। तो राजकुमार राजन जी के पास जा रहा हूं। राजकुमार राजन जी, मेरे पास वही चुनाव आयोग का दस्तावेज है और ये सोशल मीडिया पर है। आप लोग कह सकते हैं कि भैया ये तो जो है गुपचुप डाला, गुपचुप नहीं डाला, सोशल मीडिया पर डाला, वहीं से मैंने डाउनलोड करके निकाला है। 18 तारीख हो गई, 18 दिन, और इस 18 दिन में जो मेरे पास डिटेल है, ये जो चुनाव आयोग कह रहा है, वो कह रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टियों के 1,60,000 BLA हैं, बूथ लेवल एजेंट, उन्होंने उनकी तरफ से एक भी शिकायत अब तक दर्ज नहीं कराई गई। इसमें बीजेपी और जेडीयू के भी हैं, एलजेपी की भी हैं, उनको छोड़ दीजिए, तो विपक्ष के अकेले 65,000 हैं। खुद से लोग जो है पहुंचे हैं, 45,000 से ज्यादा लोग खुद इस लिस्ट को लेकर वो पहुंच चुके हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, जिनमें से 1,348 की जो प्रॉब्लम जो है उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। तो सवाल यह है कि आप लोग क्यों नहीं जाते? सवाल यह है कि आप लोग क्यों नहीं इन फैक्ट्स को लेकर जाते? अगर ये गलत लिस्ट है तो आप लोग इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दीजिए, और अगर ये लिस्ट सही है तो फिर आपके BLA क्या कर रहे हैं और नेता आपके क्या कर रहे हैं? अशोक जी, आपके इस प्रश्न का जवाब देने से पहले कुछ बिंदुओं पर मैं चाहता हूं कि अपने देशवासियों की उस बिंदुओं पर नजर पड़े कि चुनाव आयोग संदेह के घेरे में क्यों है, बार बार चुनाव आयोग पर आरोप क्यों लगता है। देखिए, चुनाव आयोग ने जो कल पीसी किया, वो तमाम पीसी में जो सवाल जवाब हुए और जिस तरह के वो जवाब दे रहे थे उन सवालों को, पत्रकारों के सवाल के जवाब पर, वह ऐसा लगा कि 2 महीने से लगातार जो SIR पर डिबेट चल रहा है टीवी भारत के केंद्रीय मीडिया में, और जिस तरह की आर्गुमेंट हमारे भाजपा के प्रवक्ता या जेडीयू के प्रवक्ता देते हैं, उसी का लगा कि एक एक्सटेंशन है, एक स्क्रिप्टेड वह जो प्रवचन था चुनाव आयोग का, वह अपने उन प्रवचनों को आम जनता को वह बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे। वह ऐसा लगा कि शायद जेडीयू बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो। दूसरी बात, देखिए, रविवार के दिन 2-3 घटनाएं हुई। पहली बात कि वोटर अधिकार यात्रा, हमारे लोकसभा के विपक्ष के लीडर राहुल गांधी और माननीय बिहार प्रतिपक्ष के लीडर तेजस्वी जी के नेतृत्व में वोट अधिकार यात्रा प्रारंभ हुई। लगातार 2 महीने से SIR पर, चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा था, तमाम बहसें हो रही थी, केंद्रीय मीडिया में तमाम तरह के विमर्श चल रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग को कभी ख्याल नहीं आया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। लेकिन चूंकि वोटर अधिकार यात्रा प्रारंभ हुई, तो उस अधिकार के प्रतिशोध में उन्होंने अंततः प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। राजकुमार जी, 1 मिनट आपको रोक रहा हूं, 1 मिनट रुकिए। राजकुमार जी, रोक रहा हूं, सुनिए, मैं आपको मौका दूंगा सर। मैंने आपको पहले भी बिना रोक, सुनिए ना, बिना रोक टोक के मैंने आपको बोलने दिया, आगे भी दूंगा। सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, आपको बिना रोक टोक के मैंने बोलने दिया। आप मेरे 1 मिनट रुकिए, सुनिए मेरी बात। आपको मैंने बिना रोके बोलने दिया, मैंने आपको 2 मिनट लगभग दिए। सुनिए मेरी बात सुनिए। आप मेरे सवाल से इतर भाग कर बोल रहे थे, फिर भी मैंने आपको नहीं रोका। 2 मिनट मैंने आपको बोलने का रोका। सुनिए ना, अभी आप चुनाव आयोग का प्रवचन की बात कर रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा है आप एक प्रवचन लिख कर लाए थे और आपने सोचा आज मैं 2 टूक में अपना प्रवचन सुनाऊंगा। तो सर, आप मेरा भी प्रवचन सुन लीजिए ना। आप सुनाने के लिए आए प्रवचन, तो मेरा सवाल भी सुनना पड़ेगा ना।
मेरा सवाल भी सुनना पड़ेगा। नहीं सर अपना प्रवचन 1 मिनट सर, अपने प्रवचन का कागज एक तरफ रखिए, मेरा सवाल भी ले लीजिए ना। अपना प्रवचन का कागज एक, ये आप एंटाइटल है अपनी सोच के लिए, बिल्कुल सोच के लिए। अगर आपको लगता है चुनाव आयोग की पीसी जो है इसलिए हुई क्योंकि उनको लगा कि आपकी वोट यात्रा शुरू हो रही है, मुझे लगता है इससे बचकानी दलील नहीं हो सकती। सुनिए सर, सुनिए मेरी बात सुनिए ना, इससे बचकानी दलील नहीं हो सकती, इससे बचकानी दलील नहीं हो सकती कि चुनाव आयोग ने, क्योंकि वोट यात्रा इनकी शुरू होनी थी इसीलिए वो उसको फ्लॉप करने के लिए, जैसे चुनाव आयोग पीसी करेगा तो आपकी वोट यात्रा फ्लॉप हो जाएगी। अगर आप लोगों का पॉलिटिकल विल, अगर आप लोगों का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, अगर आपकी पार्टी, आपके नेता इतने कमजोर हैं कि चुनाव आयोग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हिल जाते हैं, उनके कार्यक्रम हिल सकता है, अगर आप ये सोचते हैं तो फिर आप बिहार चुनाव में आप लोगों का क्या हश्र होगा ये भगवान जानता है। लेकिन मैं फिर सवाल पर आ रहा हूं, मेरा सवाल था, आपने अपना जो कहा चुनाव आयोग के खिलाफ आप बोलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपको बोलने का अधिकार है। लेकिन मैं फिर पूछ रहा हूं, सिर्फ बोलेंगे या कभी लिखित में कोई शिकायत भी देंगे? आपके 65,000 BLA क्या सब यात्रा में अब तक 18 दिन से लगे हुए थे यात्रा की तैयारी में? और अगर यात्रा की तैयारी में तो क्या उनको BLA की जिम्मेदारी आप लोगों ने नियुक्त किया इन BLO को? ये BLA आपके द्वारा नियुक्त है, आपकी पार्टियों के। क्यों नहीं जाके एक भी शिकायत लिखवा पाए आज तक? 18 दिन रिकॉर्ड 0 बताइए। देखिए अशोक जी, जिन बातों को आप दोहरा रहे हैं, दरअसल बहुत सारे कंप्लेंट किए गए हैं। आप कंप्लेंट तो लीजिए, स्वीकार तो कीजिए। कहां किए गए सर? आप स्वीकार ही नहीं करते हैं। कहां किए गए? आप लेते नहीं, वो डाटा कहां किए गए? नहीं करते हैं सर, कहां किए गए? कल ही द हिंदू अखबार में जो सर्वे आया है, चुनाव आयोग की साख पर सबसे बड़ा प्रश्न है, सबसे नीचे स्तर पर। अब आप सर्वे पर भाग गए, मैंने पूछा, अब आप सर्वे पर भाग गए। अब आप एक अखबार के सर्वे उठा के, मैं आपको 4 सर्वे दिखा दूंगा आपके खिलाफ होंगे तो उससे कोई बात बन जाएगी क्या? उससे चुनाव, दिक्कत ये आप लोग सर्वे से चुनाव जीतना चाहते हैं। चुनाव आयोग के ऑफिसेज में बिहार के तमाम ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक लेवल पर और जिला स्तर पर हर जगह कंप्लेन हो रहा है। कहां है सर कंप्लेन? कंप्लेन कहां है सर? एक भी सर मुझे रिसीविंग दिखाइए। सर सुनिए ना, मेरी बात सुनिए सर, राजीव जी सुनिए ना सर, सुनिए। अच्छा ओके, मैं एक बार, अच्छा अब मेरे दर्शक ध्यान से सुने, मैं राजीव जी को अभी एक चुनौती दे रहा हूं, और ये चुनौती मेरी तरफ चुनाव आयोग की चुनौती नहीं है, मैं बस चुनौती दे रहा हूं। अभी 10:33 हुए हैं, 11 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। अगर आपके किसी BLA ने कोई कंप्लेंट कराई है जिसकी चुनाव आयोग ने पावती दी है, तो सर मोबाइल है, अपने पार्टी ऑफिस को मैसेज भेजिए और कहिए कि वो जो है जो पावती है चुनाव आयोग की, ऐसा एक कंप्लेंट जो है, ऐसी आप तो कह रहे हैं हजारों कंप्लेंट कराई है, तो उसमें से कुछ हजार में से कुछ 50 कंप्लेंट मंगवा लीजिए। मेरा मोबाइल नंबर भी आपको भेज रहा हूं, मैं अपने गेस्ट कोऑर्डिनेशन को बोलता हूं, आप जरा वो मुझे भेजिए, मैं उसको टीवी पे दिखाऊंगा। है क्या? देखिए मेरी बात सुनिए, अब मुझे एक ब्रेक लेना, लेकिन मेरी बात सुनिए। मैंने ये बात बार बार सुन रहा हूं, जब कभी भी RJD के नेताओं से, प्रवक्ताओं से सवाल पूछा जा रहा है, हर डिबेट में आप उठा के देख लीजिए, सिर्फ मेरी डिबेट नहीं, हर डिबेट में आप देख लीजिए RJD के प्रवक्ताओं से, एक मिनट सर, RJD के तमाम प्रवक्ताओं से आप पूछ लीजिए कि भाई कंप्लेंट क्यों नहीं करी गई। कागज में दिखा रहा हूं जिसमें इलेक्शन कमीशन दिखा रहा है, ठीक है? अगर इन्होंने कंप्लेन करी है और हर डिबेट में प्रवक्ता कहते हैं, हर डिबेट में प्रवक्ता कह रहे हैं हम तो जी बड़ी सारी कंप्लेंट कर रहे हैं, अगर बड़ी सारी कंप्लेंट कर रहे हैं तो चुनाव आयोग के इस दस्तावेज को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अगर इन पार्टियों ने कंप्लेन की है और चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है, इनका रिकॉर्ड 0 दिखा रहा है, तो ये चुनाव आयोग के खिलाफ बहुत बड़ा केस बनता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप जाइए ना, आप जाके चुनौती दीजिए, कहिए। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट को छोड़िए, मैं राजीव जी, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, और ब्रेक पे जाने से पहले आपको चुनौती दे रहा हूं कि जरा ब्रेक टाइम में अपने किसी BLA से मंगा लीजिए जो पावती चुनाव आयोग ने आपकी कंप्लेंट में मंगाई हो, मैं उसको अभी दिखाऊंगा। ये मैं राजकुमार राजन जी को चुनौती दे रहा हूं, और ब्रेक के बाद लौट रहा हूं, देखता हूं उनके पास कितनी कंप्लेंट आती है इस ब्रेक के बाद। दिल्ली और पूरे NCR में तरक्की के
अनगिनत रास्ते खुलने जा रहे हैं। स्वागत है दिल्ली वासियों का दिल्ली की नई लाइफलाइन UER2 और द्वारका एक्सप्रेसवे पर। ये है दिल्ली को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सौगात। सुपर कनेक्टिविटी और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 दिल्ली NCR का नया रिंग रोड होगा। कम पोल्यूशन, कम ट्रैफिक और NCR से दिल्ली एयरपोर्ट का सफर चंद मिनटों में कीजिए। वहीं द्वारका एक्सप्रेसवे से NCR में ट्रैवल करना और आसान होगा। दिल्ली बदल रही है, विकास के नए कीर्तिमान रच रही है। दिल्ली की प्रगति को नई गति देने के लिए धन्यवाद मोदी जी। मैं हूं MDH बेसन, सुनहरे चने से बना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पिसा, अब आया हूं आपके घर, पोषण से भरा, स्वाद में खरा। बीकानेरी चने की दाल से बना सर्वश्रेष्ठ बेसन, MDH बेसन। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूं। पुलाव नहीं, प्लान, लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी ये स्पोर्ट्स कार 2 सीटर है ना? सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। RBI कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं इसी का, चुनाव आयोग का प्रहार, क्या झूठ हुआ तार तार और किसका झूठ तार तार हुआ, झूठ कौन बोल रहा है, तमाम चीजें हैं जिसका फैसला जनता को करना है। लेकिन जो तथ्य हैं उन पर डिबेट तो होनी चाहिए। इन्हीं पर डिबेट कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रोहन गुप्ता बीजेपी से, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक है, राजकुमार राजन जुड़े हुए हैं, RJD के प्रवक्ता हैं, सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजकुमार राजन जी, आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद में सौरभ जी और बाकी रोहन जी और तहसीन जी के पास आऊंगा। बोलिए। देखिए अशोक जी, यह जो बार बार ये बातें कही जा रही है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, क्या इस देश के विपक्ष का जो पद है, जो गरिमा है, वह संवैधानिक नहीं है? वह भी संवैधानिक है। समानांतर रूप से दोनों के अपने अपने अधिकार क्षेत्र है। अगर देश के विपक्ष के लीडर कुछ कह रहे हैं और वह मीडिया के थ्रू उन्होंने बड़े प्लेटफॉर्म पर तमाम डाटा के साथ दिखाया था, क्या चुनाव आयोग को डाटा वाइज वह जवाब नहीं देना चाहिए? क्या जो ट्रुथ रूप से, सच्चाई ढंग से, ईमानदारी ढंग से राहुल गांधी विपक्ष के लीडर ने दिखाया, क्या उसका बिंदुवार जवाब नहीं देना चाहिए? शपथ पत्र मांगा जा रहा है, क्या चुनाव आयोग या शपथ पत्र देगा कि अगर सही हो गया तो उसके साथ क्या होगा? कानूनी रूप से कार्रवाई क्या होगी? चुनाव आयोग को भी शपथ पत्र देना चाहिए। ओके, सौरभ दुबे रिस्पॉन्ड कीजिए। आप देखिए सीसीटीवी और रुकिए सर, अभी और रुकिए सर, मैं आऊंगा। राजकुमार जी, मैंने आपको 1 के बजाय 1.5 मिनट दिए। हालांकि मैंने मुझे उम्मीद थी कि 5 मिनट का ब्रेक जब मैं लूंगा तो आप 5 मिनट बाद आएंगे तो आप कागज ले आएंगे कि देखो जी मेरे पास हमारे इतने बूथ लेवल एजेंट्स ने कंप्लेंट करी है, मैंने मंगवा लिए। लेकिन मैंने फिर भी आपको 1 मिनट बिना 1.5 मिनट बिना रोके टोके बोलने दिया। लेकिन मैं जानता हूं BLA का एक भी कंप्लेंट इन्होंने दर्ज नहीं कराई है। बोलिए सौरभ दुबे बोलिए। मेरे पास बहुत सारे देखिए सर, दीजिए ना प्रमाण दीजिए।
प्रमाण दीजिए, प्रमाण बोल के ही देंगे, बोल के ही देंगे, सब कुछ बोलेंगे भी सर। प्रमाण जिसके पास होते हैं ना वो दिखाता है, मैं लेकर बैठता हूं प्रमाण, मैं बोलता नहीं, मैं सिर्फ मुंह बोली बात नहीं करता, प्रमाण दिखाइए ना, दम है। सौरभ दुबे बोलिए। देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन आपने जो समय दिया था वो पढ़ करके आए, उसमें बोला कि लीडर ऑफ अपोजिशन एक संवैधानिक पद होता है। मैं नहीं मानता, नहीं लीडर ऑफ अपोजिशन एक संवैधानिक पद होता है, तो पहले जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात देखिए, जानकारी नहीं, आप पढ़ लीजिएगा, संविधान में कहीं नहीं लिखा लीडर ऑफ, ठीक कह रहे हैं, मैं बता रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए दूसरी चीज की कुछ पॉलिटिकल पिटी हुई पॉलिटिकल पार्टियों के नेता और कुछ पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणी वो लगातार जिस प्रकार से या तो पिछले चुनाव की हार से हताशा उनको हुई है या फिर आने वाले चुनाव में जो है वो हार का उनको भय है, इस नाते वो जो संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग है जिसके माध्यम से कांग्रेस जिसने लगातार सत्ता पर 50 वर्षों तक शासन किया, आरजेडी जिसने लगातार 15 से 20 वर्षों तक जो है बिहार के अंदर शासन किया, वो यही चुनाव आयोग था, ये यही संवैधानिक संस्था थी जिसने आपको इन बड़े बड़े पदों पर बैठाया। आज अगर आपको कोई भी गड़बड़ी लगती है तो उसका ये तरीका नहीं है जो तरीका आप कह रहे हैं। देखिए बहस मत करिए बीच में, पहले सुन लीजिए। जो प्रधानमंत्री है, देखिए ये कोई तरीका नहीं है, उद्दंडता मत करिए यहाँ पर, अराजकता और उद्दंडता आपको विरासत में मिली होगी। राजन जी सुनिए, राजन जी आपको किसी ने नहीं टोका था, मैंने भी आपको 1.5 मिनट 1 मिनट कहा था, 1.5 मिनट मैंने आपको नहीं रोका, अब उनको सुन लीजिए। देखिए अराजकता और उद्दंडता अगर आपको विरासत में मिली है तो उसको यहाँ पर मत दिखाइए। जिस प्रकार से आप चुनाव नहीं, सबको पता है कि आरजेडी को विरासत में क्या मिला और कांग्रेस को विरासत में क्या मिला है। लगातार संवैधानिक बात बताइए, चुनाव आयोग को क्या कोई शौक था एसआईआर करने का? जब राहुल गांधी जी ने चिल्लाना शुरू किया कि महाराष्ट्र के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में और हरियाणा के चुनाव में वोट की चोरी हुई है, तो बिहार का चुनाव आने वाला है, तो चुनाव आयोग ने कहा ठीक है हम एसआईआर करवा लेते हैं, हम आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज जब चुनाव आयोग जो है एसआईआर करवाता है, उसके अंदर तमाम तरह की लिस्ट जो कह रहे हैं कि 12 जो पार्टियां थी, राजनीतिक पार्टियां, उनके सभी सदस्यों को 12 लोगों को जिन्हों को नामित किया गया था उनको उन्होंने दे दिया। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी आए और 30 लोगों को लेकर के आए और चुनाव आयोग के अंदर अपनी उन शिकायतों को दर्ज कराएं, तब आपने वहां पर क्या किया? प्रदर्शन किया, वहां पर उद्दंडता की और 300 लोगों के साथ आप, वही मैं कह रहा हूं 300 लोगों के, मतलब अगर किसी शादी में अगर कोई निमंत्रण दे दे 30 लोगों का, तो आप 300 लोगों के साथ वहां उद्दंडता करने पहुंच जाएंगे। तीसरी बात, जिस प्रकार से आप बार बार कह रहे हैं, देखिए अनुराग ठाकुर जी की बात इसमें, अशोक जी अगर मुझे आपसे कोई जानकारी चाहिए, क्या मैं आपको गाली देके जानकारी मांगूंगा या मैं आपके साथ उद्दंडता करूंगा, बदतमीजी करूंगा? अरे भाई मैं प्यार से बोलूंगा तो आप मुझे जानकारी दे देंगे या मुझे जो मेरी शिकायत है वो सुन लेंगे। अनुराग ठाकुर जी की भाषा में और राहुल गांधी जी की भाषा में जमीन आसमान का अंतर है। जिस प्रकार से लगातार राहुल गांधी जी का व्यवहार और विपक्ष का व्यवहार चुनाव आयोग के प्रति है वो अत्यंत अशोभनीय है और लगातार संवैधानिक ढांचे पर आप प्रहार कर रहे हैं। तहसीन जी और रोहन गुप्ता जी को लाइए सामने। तहसीन जी देखिए, एक बात तो है, बार बार कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब दिए हैं। उन्होंने राहुल गांधी ने जो मकान नंबर 0 का सवाल उठाया वो उसका जवाब दिया है। एसआईआर में हड़बड़ी की बात करी, उसमें उन्होंने कहा हम नहीं कह रहे, लोक प्रतिनिधित्व कानून कहता है कि हर चुनाव से पहले मतदाता सूची पर काम होना चाहिए। तो चुनाव आयोग ने कई सारी चीजों के जवाब दिए हैं और उसमें उसके बाद हुआ क्या, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर जितने कांग्रेस का इकोसिस्टम है वो अपने पत्रकारों के सवाल डाल रहा है अपने इकोसिस्टम के, लेकिन जवाब जो है चुनाव आयुक्त का जवाब काट के नीचे उनका जवाब नहीं दिखा रहा और कह रहे देखो जी सवाल का जवाब नहीं। वही बात डिबेट में भी चल रही है, सवालों का जवाब नहीं, सिर्फ आरोप आरोप आरोप। दो मुख्य विषय आपने उठाए, मैं दोनों का जवाब दूंगा आपके। एक, माननीय अनुराग ठाकुर जी विपक्ष के नेता और भाषण, माननीय विपक्ष के नेता को एक असेंबली सीट में धांधली या मिस्टेक्स या एरर ढूंढने को 6 महीने लगे। एक असेंबली सीट 6 लोकसभा सीट में माननीय अनुराग ठाकुर जी ने 1 हफ्ते में ढूंढा। तो इसका एक ही मतलब है, या तो उनको पता था ये धांधली या ये गलतियां हो रही थी, या इलेक्शन कमीशन ने लीक कर दिया। दूसरा तो कोई मतलब नहीं कहता। नहीं, दूसरी आपने बिल्कुल सही फरमाया, मैं सिर्फ बिल्कुल एक बात कि हर इलेक्शन के पहले एक समरी रिवीजन, और इस बार इसी की बात को मैं मानता हूं। अगर हर इलेक्शन के पहले समरी रिवीजन हो तो इतने सारे लोग जो जीवित नहीं थे, जो गुजर गए, वो उस लिस्ट पे थे 2003 से जो इलेक्शन, उनका नाम क्यों नहीं निकाला है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तहसीन जी, तो इसके लिए यही इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। ओके तहसीन जी, एक मिनट रोहन जी को रिस्पॉन्ड करने दो। और आपका माइक में जो है आवाज कम आ रही है आपकी, थोड़ा सा उसको आप लेवल को, अपने माइक के लेवल को थोड़ा ठीक करिए। रोहन जी रिस्पॉन्ड कीजिए,
आपके माइक में कम आवाज कम आ रही है। रोहन जी अब ठीक आ रही है? हाँ अब ठीक आ रही है। रोहन जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए वापस तहसीन जी की मुझे आवाज नहीं आ रही थी, पर जो ओवरऑल मैं जो बता रहा हूं, उन्होंने कंपेयर किया कि अनुराग ठाकुर जी ने ये डिटेल निकाली, दोनों में फर्क क्या था। पहले जो राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने ये कहा कि वोटर लिस्ट में क्योंकि गलत वोटर है इसीलिए चुनाव आयोग ने वोट चोरी की। अनुराग ठाकुर ने यह कहा कि जहां कांग्रेस जीती है वैसे भी अगर हम 10 निकालते हैं तो वहां पे भी ऐसे वोटर हैं कि जो वोटर के 1 से ज्यादा नाम है। और चुनाव आयोग ने क्या कहा? चुनाव आयोग ने यही कहा कि हमको इस प्रक्रिया को रोकने के लिए हम एसआईआर कर रहे हैं और इसीलिए 65 लाख ये नाम निकले। तो कहीं पे भी चुनाव आयोग इसको छिपा नहीं रहा है अशोक जी। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 20 साल से, क्योंकि कई लोग स्थानांतर हुए हैं, कई लोग, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अशोक जी चुनाव आयोग ने कही कि हमारे वहां पे वो मैकेनिज्म नहीं था कि जहां पे अगर कोई आदमी एक स्टेट को छोड़ के दूसरी स्टेट पे जब जाता है तब जो स्टेट को छोड़ता है वहां पे नाम कट करने का कोई मैकेनिज्म नहीं था। हम फोर्स नहीं कर सकते थे। 30% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज अ माइग्रेंट पॉपुलेशन। वो एक शहर से दूसरे शहर भी जाते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी जाते हैं। अगर ऐसी है तो हम जांच किए बिना उनका नाम नहीं काट सकते हैं, वो भी गलत हो जाएगा। इसीलिए हमने 20 साल के बाद में हम एसआईआर करने जा रहे हैं। इसीलिए फ्रेश इन्यूमरेशन जब फॉर्म आते हैं अशोक जी, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ओके 30 सेकंड में चुनाव एक मिनट सिर्फ एक मिनट। अच्छा ठीक है। अगर चुनाव आयोग ये कहता है कि जो वोटर लिस्ट है उसमें गलतियां हो सकती है, फिर आप चुनाव आयोग को चोर कैसे कह सकते हैं? क्या सबूत है कि वोट चोरी हुई? क्या सबूत है कि जो इलेक्शन लीक हुए उसका सबूत लाइए? और इसीलिए चुनाव आयोग ने कहा कि आप वोट चोरी के सबूत के साथ आप वोट करिए, फिर हम आपको जवाब दे दें। ये फर्क है अनुराग ठाकुर जी की बात में और राहुल गांधी जी की बात में। मैं रोहन जी की बात से समाप्त करता हूँ, मेरे पहले के प्रश्न लाता हूँ। अगर गलतियां होती है तो 6 लाख वोटर्स में 1 लाख गलतियां बहुत बड़ी परसेंटेज है। अब माननीय विपक्ष के नेता को एक असेंबली सीट में गलतियां ढूंढने को, मैं गलतियां शब्द का प्रयोग करता हूं, 6 महीने लगे और माननीय अनुराग ठाकुर को 6 लोकसभा सीट। आवाज ठीक से नहीं आ रही। मैं समझ रहा हूं तहसीन जी। तहसीन जी आपकी आवाज आ रही है ना? आपकी आवाज में बार बार प्रॉब्लम आ रही है जी। ये शायद फिर अब क्लियर आ रहा है? मैंने माइक नहीं बंद किया कि आप मुझे कह रहे हैं अभी नहीं करोगे। नहीं आप अभी अब क्लियर आ रही है? अब क्लियर आ रही है? अब क्लियर आ रही है? आ रही है। बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं अब क्लियर आ रही है? हाँ कुछ आ रही है, बोलिए। माननीय विपक्ष के नेता को गलती ढूंढने में एक असेंबली सीट में 6 महीने लगे और अनुराग ठाकुर जी को 6 लोकसभा सीट में गलतियां ढूंढने को 1 हफ्ता लगता है। तो या तो डेटा इलेक्शन कमीशन ने दिया या तो बीजेपी के पास पहला था, दूसरा कोई वो नहीं हो सकता। 6 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख गलतियां। मैं समझ रहा हूँ रोहन जी जो कहना चाह रहे हैं। रोहन जी बोलिए, 1 मिनट रुकिए। हाँ रोहन जी 1 मिनट रोहन जी बोलिए। एड देखी होगी, तेरा स्लो है क्या, है ना? वो एक एड आती थी, तेरा साबुन स्लो है क्या? तो भैया मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। किसका साबुन स्लो है, अनुराग जी के पास कहां से आए, मैं तहसीन भाई क्यों स्लो है, मैं व्यक्तिगत तहसीन भाई का साबुन, आप भी मत जाइए प्लीज। तहसीन भाई का साबुन स्लो है क्या? एक छोटा सा ब्रेक ले राहुल गांधी जी के साबुन आजू बाजू जो है ना, जो तहसीन का भी अंदर नहीं घुसने देते, वो स्लो है। वो एक छोटा सा मैं मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। तहसीन भाई भी अंदर नहीं घुस पाए। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद मैं फैक्ट परफेक्ट में कुछ और आपको इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा, फैक्ट्स बताऊंगा और ये भी बताऊंगा 7 दिन जो है राहुल गांधी को दिए गए हैं, लेकिन 7 दिन जयराम रमेश ने खुद लिए थे। 7 दिन बाद टाइम फिक्स जयराम रमेश थे और 7 दिन बाद राहुल गांधी क्या होगा इंतजार करते हैं, लेकिन 7 दिन बाद जयराम रमेश टाइम फिक्स थे। कैसे, वो बताऊंगा फैक्ट परफेक्ट में इस ब्रेक के बाद। सब आ गए? हाँ दादाजी सब आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। दादू ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मलेरिया का कारण रुके हुए पानी में पैदा होने वाला एनोफिलीज मच्छर। आसपास पानी का जमाव नहीं तो मच्छर और मलेरिया भी नहीं। सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार आदि लक्षण नजर आने पर स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सावधानी जरूरी है। इलाज में देरी से मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में मलेरिया की जांच व इलाज मुफ्त है। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? एक काम कर, तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। सॉरी। प्लान? लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी ये स्पोर्ट्स कार 2 सीटर है ना? अब पुलाव सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं चुनाव आयोग का प्रहार, क्या झूठ हुआ तार-तार, इसी पर चर्चा कर रहे हैं और जल्दी से फैक्ट परफेक्ट देख लेते हैं। और उस फैक्ट में आपको बताऊंगा कि दरअसल सच क्या है। सच को आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि मकसद चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म करना है। लेकिन क्या विपक्ष के हमले तथ्यों पर आधारित हैं? ये सवाल सबको जरूर जानना चाहिए, इसका उत्तर भी जानना चाहिए। कांग्रेस ने आज बिहार के कथित मृत वोटरों का एक वीडियो रिलीज किया। ये एक कहा कि ये लोग मर गए, इनको वोट देना है, पर यह वीडियो नकली है और एआई तकनीक से बनाया गया, मतलब उनको असली वोटर भी नहीं मिल रहा, ये स्थिति है। राहुल ने एक वोटर गुरकीरत सिंह पर 4 वोट देने का आरोप लगाया था, लेकिन सच क्या निकला? पर खुद गुरकीरत सिंह ने एक इंटरव्यू में राहुल का फैक्ट चेक कर दिया। गुरकीरत सिंह खुद आए एक इंटरव्यू, उन्होंने फैक्ट चेक कर दिया। गुरकीरत के इंटरव्यू के बाद कांग्रेस समर्थकों ने, जिन्होंने राहुल गांधी पर बड़े बड़े वीडियो बनाए थे, गुरकीरत सिंह पर वीडियो बनाए थे, अपने वीडियो डिलीट करके सब भाग गए। ये भी होता है। और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के 10 दिन बाद भी आयोग को कोई लिखित शिकायत नहीं दी, और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, उनका कोई एजेंट भी दे सकता है, लेकिन वो नहीं दी गई है। 18 दिन बाद भी बिहार में विपक्ष के 65,000 बूथ लेवल एजेंट्स कोई शिकायत नहीं दे सके हैं ड्राफ्ट लिस्ट को लेकर। वोट चोरी से पहले राहुल गांधी ने ईवीएम हैक का प्रोपेगेंडा चलाया था। राहुल गांधी और पूरे विपक्ष ने ईवीएम हैक का प्रोपेगेंडा चलाया था, लेकिन 40 से ज्यादा अदालती सुनवाइयों में पूरा विपक्ष मिलकर भी ईवीएम हैक का एक भी प्रमाण नहीं दे पाया। तो अब ईवीएम हैक का मुद्दा जो है वो डंप कर दिया गया। 24 के चुनावों के बाद इसी तरह जयराम रमेश ने गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया था। जयराम रमेश ने एक बड़ा आरोप लगाया था। जयराम रमेश ने कहा था कि अमित शाह ने 150 जिलाधिकारियों को फोन करके धमकाया ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। कांग्रेस साबित करना चाहती थी कि ऐसा करके 24 का चुनाव प्रभावित किया गया, वही सेम हथकंडा जो आज अपनाया जा रहा है। लेकिन जयराम रमेश ने 7 दिन में इसके प्रमाण देने का वादा किया कि मैं 7 दिन में इसका प्रमाण दूंगा कि अमित शाह ने जो है डीएम के साथ मीटिंग करी थी। आज 1 साल बीत गया, लेकिन जयराम रमेश ने एक भी सबूत नहीं दिया। नॉट ए सिंगल जो है उन्होंने कोई कागज, कोई तथ्य कि जयराम रमेश तो यही होता है। इस बात को समझिए, ये लोग एक फेक एजेंडा चलाते हैं, थ्रो करते हैं कि चुनाव आयोग फलाना कर रहा है, ईवीएम हैक हो रही है, जो है अमित शाह ने मीटिंग करी, लेकिन जब प्रमाण देने की बात आती है तो ना हाई कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट में प्रूव कर पाते हैं, ना चुनाव आयोग में प्रूव कर पाते हैं, और इसीलिए जनता इनका यह हाल करती है। बोलिए बोलिए जी, राजकुमार राजन जी। मैं आ रहा हूं तहसीन भाई। देखिए अशोक जी, चुनाव आयोग के द्वारा जो बार बार उस पर संदेह होता है, विपक्ष जो आरोप लगाता है, उसके ठोस आधार है, उन कारणों को समझने की जरूरत है। चुनाव आयोग के द्वारा जो पीसी किया गया, उस पीसी को मैं सुन रहा था, कुछ आपके ही पत्रकार मित्रों ने पूछा चुनाव आयोग से कि महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश में 2003 में SIR की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, लेकिन वहां चुनाव के नजदीक के समय होने के कारण कैंसिल करना पड़ा था। तो क्या बिहार में ऐसे समय में जब 3 महीना भी चुनाव के नहीं है, तो SR प्रक्रिया को क्यों नहीं रोका जा रहा है, क्यों करवाया जा रहा है?
एक तरफ आप अरुणाचल और महाराष्ट्र में तो रोक दिए थे, यहाँ क्यों नहीं किया जा रहा है? उस पर चुनाव आयोग का कोई स्पष्टीकरण नहीं था, क्योंकि कोई जवाब ही नहीं है। जब एक ही देश के अंतर्गत दूसरे प्रदेशों में चुनाव के समय रोक दिया गया, तो यहाँ में क्यों कराया जा रहा है? आपने फिर किसी कांग्रेस, राजन जी, आपने किसी कांग्रेसी इन्फ्लुएंसर्स की जो है रील देख ली जिसमें उन्होंने सवाल दिखाया, जवाब नहीं दिखाया। सर, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, कांग्रेस के तमाम इन्फ्लुएंसर कल से यही कर रहे हैं। अपने पत्रकारों के, जो कांग्रेस के सपोर्टर पत्रकार हैं, उनके लगा धड़ाधड़ सवाल लगा रहे हैं, उनके जवाब, इसका जवाब चुनाव आयोग ने दिया था। इसका जवाब चुनाव आयोग ने दिया था, कहा था, इसका जवाब चुनाव आयोग ने दिया था, और चुनाव आयोग ने कहा था कि हमसे कहा गया कि कैसे कर लोगे, और हमने वो 1 महीने में करके दिखाया और सब लोगों के साथ मिलकर करके दिखाया। तहसीन जी बोलिए। अरे अशोक जी, क्या करके दिखाया? क्या बात कर रहे हैं आप? वही कह रहा हूं, इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो मत देखिए, कांग्रेस इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो देखकर मत आया करिए डिबेट में। तहसीन पूनावाला, रोहन जी 1 मिनट आ रहा हूं, रोहन जी 1 मिनट आ रहा हूं। तहसीन पूनावाला बोलिए। तहसीन पूनावाला, मेरा सवाल, तहसीन पूनावाला मेरा सवाल आपसे वही है। जयराम रमेश ने झूठ बोला था, आज ये साबित हो चुका है। 7 दिन मांगे थे, लेकिन एक प्रमाण नहीं दे पाए कि अमित शाह ने 150 डीएम के साथ मीटिंग करी। इसी तरह से झूठ फैलाया जाता है। नहीं, मैं उनके बारे में उनके लिए मैं कोई बात नहीं करता, मैं उनको उस व्यक्ति को जानता भी नहीं, मैं अपनी बात उनके लिए करो भी मत। हाँ, और मैं राहुल जी की बात करता हूँ। बट देखिए, मेरा एक सवाल है। अगर हर इलेक्शन के पहले, और ये बात आपने बताया रोहन पे, हर इलेक्शन के पहले समरी, हर इलेक्शन कमीशन, अगर हर इलेक्शन के पहले समरी होता है, और इतने लोग जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जो गुजर गए थे वो 2003 से गुजर गए, तो इतनी समरी रिवीजन का नाम क्यों नहीं? ओके, रोहन जी 30 सेकंड में। सर तहसीन जी, समय बिल्कुल नहीं है, रोहन जी 30 सेकंड और 30 सेकंड फिर। हाँ जी, रोहन जी। अशोक जी, अभी हमारे आरजेडी के साथी ने कहा कि गलत कर दिया, ठीक से नहीं हुआ। मेरा एक सिंपल सवाल है, ये एक्सरसाइज होने से पहले 7 करोड़ 89 लाख वोटर थे। इस एक्सरसाइज के बाद में अभी ड्राफ्ट में 7 करोड़ 24 लाख वोटर है, और दोनों लिस्ट 7 करोड़ 24 लाख की ड्राफ्ट लिस्ट वो भी इलेक्शन कमीशन ने रख दी, और 65 लाख की जो लिस्ट है जहां पे नाम कटे हैं वो लिस्ट भी आपके पास है। एक एग्जांपल तो लाइए कि गलत हुआ है। आप बोल रहे हैं कि एसआईआर गलत हुआ है, एसआईआर में वोट चोरी हुई है। एक एग्जांपल तो लाइए, या किसी का नाम गलत कटा है या किसी का नाम गलत जुड़ा है। एक एग्जांपल आप ओके सौरभ जी 30 सेकंड में, 30 सेकंड नहीं, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। सौरभ 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड। देखिए, चुनाव आयोग का काम है तथ्यों और तर्कों के साथ जो है वो उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई संतुष्ट हो ना हो उससे चुनाव आयोग का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात देखिए, ये सोची समझी रणनीति है विपक्ष की। 2024 के इलेक्शन में उन्होंने नैरेटिव सेट किया था आरक्षण और संविधान का। ये दूसरा नैरेटिव यहाँ पर बिहार चुनाव के समय सेट करने जा रहे हैं कि चुनाव आयोग को बदनाम करके किस प्रकार से मतों का जो है वो वहां पर उनको प्रभावित किया जा सके। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के इसमें विपक्ष जो है वो नाकाम साबित हो रहा है, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग इनको चुनौती दे रहा है और चुनौती में फेल फैसला बिहार की जनता करेगी, हमें उसके फैसले का इंतजार करना। लेकिन आज 2 टूक में इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।